कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने भूकंप के बारे में पढ़ा था, सुनामी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूकंप क्षेत्र के बारे में। भारत को कुछ जोन में डिवाइड किया गया है जहाँ भूकंप के आने की संभावनाएं रहती है। तो भारत को ऐसे जोनों में डिवाइड कर दिया गया है। कम तीव्रता वाले भूकंप, उससे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप, इस तरह से भारत को कई जोन में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग उसी पे चर्चा कर लेंगे और यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। और अगर आप यहाँ अगर मिस कर देते हैं तो आपका एक नंबर तो कहीं ना कहीं नुकसान होना ही है एक नंबर का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब हम भारत के भूकंप क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत के जब भूकंप क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया था पहले। कितने जोन में? भारत को 5 जोन में। भारत को पहले 5 जोन में डिवाइड किया गया था। इसमें क्या था कि भारत को जोन में डिवाइड करने का कारण क्या था? कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ना के बराबर होती है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे बहुत कम तीव्रता के भूकंप आते थे। तो इस आधार पे भारत को कई जोन में डिवाइड किया गया था। जब भारत को जोन में डिवाइड किया गया था तो उसके पीछे का कारण ही यही दोस्तों था। हम लोगों ने भूकंप के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ प्लेटें होती हैं जो कि संचरण करती रहती हैं या गति करती रहती हैं। इन प्लेटों की जो गति होती है ना दोस्तों, इन्हीं गतियों के आधार पे ही भूकंप आते हैं। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। क्या होता है कि जब ये प्लेटें गति करती रहती हैं या संचरण करती रहती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं या फिर ये एक दूसरे से टकरा के क्षेपित हो जाती हैं या फिर ये पार्श्वी गति करती रहती हैं। तो इस स्थिति में भूकंप और ज्वालामुखी आता है। तो इन दो स्थितियों में तो ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है, लेकिन जो हम लोगों ने तीसरी स्थिति की बात की थी उसमें सिर्फ और भूकंप आता है। वो क्या थी? पार्श्वी गति थी। यानी एक प्लेट जो होती है दूसरे प्लेट के ऊपर से निकल जाती है, तो वो पार्श्वी गति थी। ये हम लोगों ने 3 स्थितियां बात की थी भूकंप के बारे में। और हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश किया था कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ये कौन सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश किया था कि भारत के उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ऐसे करके यहाँ तक, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। ये अंडमान है। तो इसके उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। और हिमालय कैसा पर्वत है? एक फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार वलित पर्वत है। तो उसके पीछे कारण क्या था? यही दो स्थितियां थी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराती हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको बहुत गंभीर स्थिति वाले भूकंप भी देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और ये नेपाल से सटा हुआ बिहार का उत्तरी भाग है या फिर पूर्वोत्तर भारत में आपको सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेटें हैं, ये आपस में टकराती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भूकंप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, ये भुज वाला क्षेत्र है। ये कक्ष का भुज वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पे कुछ प्लेटें होती हैं जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, जो भ्रंशन के कारण यहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिलता है। तो एक एक करके आप इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो जोन प्रथम वाला हिस्सा है इसमें भूकंप जो होता है नगण्य होता है, न के बराबर आता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया था कि जो जोन 1 वाला हिस्सा था जिसमें कम तीव्रता वाले भूकंप आते थे उसको जोन 2 में शामिल कर दिया, ऐड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम भूकंप देखने को मिलते थे और इसकी संभावना भी कम रहती थी, तो इसको जो है इस वाले भाग में शामिल कर दिया। और ये कितने परसेंट क्षेत्र को कवर करते हैं? दोनों मिला के 46% क्षेत्र को कवर करते हैं। आप ये देखिए, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो है ये जोन प्रथम वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्या होता है कि भूकंप जो होता है न के बराबर आता है या नहीं आता है। और फिर जोन 2 में इसको शामिल कर दिया गया। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं क्रॉस वाला आप लोग,
क्रॉस वाला हिस्सा जो है, क्रॉस वाला हिस्सा जो है ये जोन 2 में है। तो इस तरह से इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया। तो ये जो भारत के 46% हिस्से को कवर करते हैं। यहाँ पे जो होता है 4 से कम तीव्रता वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। जो जोन 2 है वहां पे आपको भूकंप देखने को मिलता है, लेकिन कितना भूकंप देखने को मिलता है, तीव्रता क्या होती है रिक्टर स्केल पे, वो 4 होती है। यानी कि जब 4 तीव्रता से कम के भूकंप आते हैं तो नुकसान या जनधन की हानि बहुत कम होती है। अब बात करते हैं जोन 3 की। जब बात करते हैं तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो है जोन 3 को कवर कर रही है। ठीक है, ये वाली जो क्षेत्र है, आप इसमें आप देखेंगे तो इस ये क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपका आ जाएगा केरल आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोवा आ जाएगा, गुजरात ऊपर जाएंगे तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और फिर इधर आप आएंगे तो ये पंजाब वाला हिस्सा है, ये पंजाब है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ कर्नाटक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है जो कि जोन 3 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे रिक्टर स्केल पे भूकंप कितने तीव्रता की आती है, यहाँ पे जब बात करेंगे तो रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता जो होती है, ये होती है 4 से 6 के बराबर। 4 से 6 तीव्रता की भूकंप आती है। जब जोन 4 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो होते हैं जोन 4 वाले जो क्षेत्र हैं, इसमें आपको लगभग 7 तीव्रता वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। और इस वाले भूकंप से क्या होता है कि आपको नुकसान भी होता है। ऐसी स्थिति में जब 7 तीव्रता के भूकंप आते हैं तो जान माल की भी हानि होती है। तो जोन 4 में कौन कौन से हिस्से आते हैं, इसमें 5 से 7 तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और इसमें जो है आप देख रहे होंगे, ये जो है ये वाला जो डॉट वाला क्षेत्र है, ये डॉट डॉट वाला जो क्षेत्र है ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्ष के कुछ भागों में भी ये है। इसमें कौन कौन से मतलब राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, न्यू दिल्ली का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और ये देख रहे हैं आप सिक्किम वाला भाग है, ये सिक्किम वाला भाग है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन से जोन में आता है, जोन 4 में आता है। यूपी का उत्तरी हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये जो लखनऊ के आसपास वाला या तराई वाला जो क्षेत्र है, ये किस में आता है, जोन 4 में आता है, क्योंकि ये हिमालय से सटे हुए क्षेत्रों में ही है। यहाँ पे जो है जोन 4 तीव्रता का भूकंप आता है। फिर आप देखेंगे ये जो वाला यही जो भाग है आपको देखने को मिल रहा है, ये गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, जिसको हम लोग यूपी का दोआब भी कहते हैं। राजस्थान का कुछ भाग हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये बिहार वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये दक्षिणी बिहार, मध्य बिहार, पूर्वी बिहार का जो भाग है, ये भी जोन 4 में आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, यानी कि ये हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र जो है, यहाँ पे भी आपको भूकंप देखने को मिलता है। आप देखेंगे दोस्तों कि दिल्ली में जो होता है अक्सर भूकंप आपको देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इस ये जो है जोन 4 में स्थित है, दिल्ली जो है जोन 4 में स्थित है, और यहाँ पूरे साल में कभी भी भूकंप आ जाता है। जब जोन 5 की बात करते हैं दोस्तों, जोन 5 की जब बात करते हैं तो इसका जो रिक्टर स्केल पे पैमाना होता है, ये 8 से अधिक तीव्रता वाला होता है। और जब 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है। जोन 5 वाला जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं तो इस वाले क्षेत्र में आपको भूकंप देखने को मिलता है। और छोटी छोटी प्लेटें जो है इन क्षेत्रों में है, तो इन प्लेटों के भी भ्रंशन के कारण, टकराने के कारण जो भ्रंशन होता है उससे भी भूकंप आते हैं। तो जोन 5 वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं, आप उत्तर पूरब के जो पूरे मतलब राज्य देख रहे हैं, 7 राज्य होते हैं उत्तर पूरब में। इन सातों राज्यों में जो होता है जोन 5 यानी 8 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आपको देखने को मिलता है। ये जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार, यहाँ भी आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। ये आपका उत्तराखंड है, ये भी आपका जोन 5 में है। यहाँ पे भी आपको अक्सर भूकंप देखने को मिलता है, और यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा जनधन की हानि होती है। ये श्रीनगर का क्षेत्र है जो कौन से क्षेत्र में स्थित है, जोन 5 में स्थित है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भुज वाला क्षेत्र है। ये भुज वाला जो क्षेत्र है, ये भी किसमें है, ये भी जोन 5 में है। दोस्तों ये भुज में आपको 2001 में भूकंप देखने को मिला था, उस पर अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये तो हो गया दोस्तों भूकंप के जोन हो गए। अब ऐसे कुछ भूकंप हिंदुस्तान में, भारत में आए भी हैं
जिससे बहुत ज्यादा जनधन की हानि। पहले ये माना जाता था कि जो भारत के क्षेत्र है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग जो है ये भूकंप रहित है। 1993 में भी भूकंप आता है, कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र के लातूर में। 1993 में लातूर में, लातूर जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे भी भूकंप आता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो मिथ था कि मतलब प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत का जो भी जो क्षेत्र है वहां पे भूकंप नहीं आते हैं, इस मिथ को ये इसने तोड़ दिया। तो इसलिए अब भारत का कोई भी क्षेत्र जो है ये भूकंप रहित नहीं रह गया है। पहले क्या माना जाता था कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है या पठारी क्षेत्र है वो जो है भूकंप रहित है, लेकिन इस महाराष्ट्र के लातूर में जब भूकंप आया तो इससे ये मान लिया गया कि अब कोई भी क्षेत्र जो है भूकंप रहित नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ भूकंप के बारे में। तो हम लोगों ने 2015 में नेपाल के क्षेत्र में भूकंप देखा था। यहाँ पे नेपाल में, नेपाल का जो भूकंप आया था दोस्तों उसका रिक्टर स्केल पे पैमाना क्या था? 7.8 का था। और हम लोगों ने देखा था कि इससे बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था और बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। अप्रोक्स अगर सरकारी आंकड़ों की बात किया जाए तो कितने 8,000 सरकारी आंकड़े हैं। 8,000 सरकारी आंकड़े हैं। इतने सरकारी आंकड़े में लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। ये जो दोस्तों आप भुज वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये भुज वाले क्षेत्र में जब भूकंप आया था तो ये भूकंप इतना खतरनाक साबित हो गया था कि बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी 2001 की बात है दोस्तों, और यहाँ पे भूकंप कितना आया था? 6.7। ये रिक्टर स्केल पे इसका पैमाना है। आप सोचो दोस्तों कि ये जो क्षेत्र, ये रिक्टर स्केल की बात करते हैं, अगर जापान की हम बात कर लें तो वहां पे 7 से अधिक तीव्रता के भी भूकंप आ जाते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये हम लोग अपने देश में देख रहे हैं कितने रिक्टर स्केल का भूकंप है? 6.7। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि इतनी जाने गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं लगभग कितनी जाने गई थी सरकारी आंकड़ों में। 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो थे, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को घायल हुए थे। अब सोचो दोस्तों ये कितना नुकसान किया होगा। आप ये आंकड़े देख के बता सकते हो कि इससे कितनी जाने गई होंगी, कितने नुकसान होंगे। ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों, जबकि सरकारी आंकड़ों में बहुत कुछ छुपा लिया जाता है। ये जो भूकंप आप देख रहे हैं इससे जनधन की हानि क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोगों का जो मकान होता है ना वो भूकंप रोधी नहीं होता है दोस्तों, अवैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है। कैसे अवैज्ञानिक तरीके का? अवैज्ञानिक तरीके से हम लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं। निम्न स्तरीय मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं। दोस्तों अगर जब भी मकान बनाना हो ना तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर लो, लेकिन ऐसे मकान बनाए जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये खास तरीके से होता है कि उन लोगों को ऐसे मकान बनाने चाहिए जो भूकंप रोधी हो और जो कम से कम 6-7 तीव्रता के भूकंप तो झेल ही ले, ऐसे मतलब मकान बनाने चाहिए। अब सोचो दोस्तों कि अगर जो 20,000 लोग उस टाइम पे मरे थे, 20,000 लोग उस टाइम पे मरे थे और ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो कुछ भी पता नहीं है कि कितने लोग मरे होंगे। और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मतलब आप देख रहे हैं कि ये लोग घायल हुए थे और कितने हजार करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ होगा इस भूकंप से। और ये भूकंप सोचो दोस्तों कितना खतरनाक रहा होगा उस टाइम के लिए। आज भी दिल्ली वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भूकंप आते रहते हैं और 5 तीव्रता वाले भूकंप आ ही जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। ये भूकंप इतना खतरनाक था दोस्तों कि आप सोचो कि यहाँ पे आप जाएंगे भुज वाले क्षेत्र में, एक सवाल आता है, एक इस भूकंप के आने की वजह से ना जमीन में दरारें पड़ गई थी, दरारें पड़ गई थी, यानी कि जो है जमीन जो है फट गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी की ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड की जाती है और डेली पीवाईक्यू कराया जाता है दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पे आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको कहीं भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, डेली करंट अफेयर भी कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग, धन्यवाद दोस्तों।